बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जासूसी जंक्शन में खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बूथ से निकलकर मैं खाली टैक्सी को इशारा करके रोकता हूँ और उसमें सवार होकर जर्मन स्ट्रीट की तरफ रवाना हो जाता हूँ, जहाँ 2 कमरों का एक उम्दा फ्लैट मैंने हासिल कर रखा है। अपने बेडरूम में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से लॉक करता हूँ और साइजिला के दिए हुए नोटों की गड्डी निकालकर मेज़ पर डालता हूँ। सारे नोट बिल्कुल नए हैं। दफतन एक शुबा मेरे दिमाग में रेंगता है। मैं अपना सूटकेस खोलकर उसकी तह में से एक नोटबुक निकालता हूँ। उस नोटबुक के अंदर मैंने फेडरल पुलिस न्यूज़ की छपी हुई कटिंग चिस्पा कर रखी है। इसके अलावा मुख्तलिफ अखबारों के वो तराशे भी जोड़ रखे हैं जिनमें बड़ी बड़ी वारदातों और डकैतियों की खबरें छपी हैं। मैं इस नोटबुक के वर्क जल्दी जल्दी उलटता हूँ। फिर एक तराशे पर मेरी नज़र थम जाती है। यह उन नोटों की फहरिस्त है जो 6 माह कबल कंसास के नेशनल फार्मर्स बैंक से डाकुओं ने लूटे थे। मुझे पता है कि डकैती की यह वारदात टोनी लेकासर के ग्रोह ने की थी और साइजाला उसकी पुष्ट पर था। मैं इस फहरिस्त से उन नोटों का नंबर मिलाता हूँ जो साइजाला ने मुझे दिए हैं। मेरा शुबा यकीन में बदल जाता है। ये वही नोट है जो बैंक से लूटे गए थे। मैं इस गड्डी को नोटबुक के साथ ही सूटकेस के अंदर बंद कर देता हूँ। यहाँ इंग्लिस्तान में इन नोटों को भुनवा लेना कोई दुश्वार ना होगा। बिस्तर पर लेटकर मैं इस तमाम सूरत हाल का शुरू से आखिर तक जायजा लेता हूँ। $10 लाख का ये सौदा कुछ बुरा नहीं है। इस तस्वर से मुझे नींद आने लगती है। यकायक उस बेवकूफ़ प्राइवेट जासूस का ख्याल आने लगता है जिसे मिरांडा के बाप ने अपनी बेटे की खुफिया निगरानी के लिए मुकर्रर किया है। मैं सोचता हूँ शायद कल का दिन गैलेट की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यूनिमाला ने गैलेट के बारे में जो प्रोग्राम बनाया है वो उस पर जरूर अमल करेगा। मैं बिस्तर से उठकर दूसरे कमरे में जाता हूँ। वहाँ टेलीफोन रखा है। एक बार फिर मैं मैकफी के नंबर घुमा रहा हूँ। चंद लम्हों बाद वो लाइन पर आता है। मैं उसे गैलेट के बारे में हिदायत देता हूँ और बताता हूँ कि साइजाला का खौफनाक गोरिल्ला यूनिमाला उस शख्स गैलेट को ख़त्म करने की फिक्र में है। और क्या ये बेहतर ना होगा कि तुम उस जासूस पर निगाह रखो और देखो कि वो क्या करता है। मैकफी कहता है कि वो गैलेट की निगरानी शुरू कर देगा और इस सिलसिले में मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर देता हूँ और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता हूँ। अब मैं साइजेला की खास एजेंट उस खूबसूरत नागन कोनी के बारे में कुछ सोच रहा हूँ और मुझे कुछ फैसला करना पड़ा है, मगर मैं आपको इस फैसले से अभी आगाह नहीं करूँगा। अगले रोज़ मैं मुँह अंधेरे उठकर नहाता हूँ। इतने में रेस्टोरेंट का एक नौकर मेरे लिए गरम गरम नाश्ता लेकर आ जाता है। मैं पेट भरकर नाश्ता करता हूँ और सिगरेट सुलगाकर आराम कुर्सी पर दराज हो जाता हूँ। मेरा जहन बिल्कुल तरोताज़ा है, किसी किस्म की गरानी नहीं। फ़ोन की घंटी बजती है। मैं उठकर रिसीवर कान से लगाता हूँ। सज्जला के हंसने की आवाज़ कान में आती है। क्या कर रहे हो बदजात? वो कहता है। बस आज ही से काम शुरू कर दो। कार्लेटन होटल में मिरांडा से आज तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो अच्छा है। हमारे पास वक्त बहुत कम है और हाँ, रुपए पैसे की मजीद ज़रूरत पड़े तो बता देना। मैं ज़ोर से हंसकर जवाब देता हूँ, फिक्र ना करो उस्ताद, आज मेरा प्रोग्राम दोपहर को मिरांडा के पास जाने का है और जहाँ तक रुपए पैसे का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है $10,000 की रकम बहुत है। और सुनो साइजाला, मुझे मालूम है ये नए नए करेंसी नोट तुम्हारे पास कहाँ से आए। वो कह कहा लगा कर कहता है, अगर मालूम है तो अपने मुंह का दरवाज़ा बंद रखो और कोई ऐसा धंधा ना करना जिसके नताइज तुम्हारे हक में अच्छे ना हो। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। मैं अभी आप मुस्कुराता हूँ। ठीक 12 बजे मैं फिर गुसल खाने में जाता हूँ और नहायत उम्दा खुशबूदार साबुन से नहाकर बाहर निकलता हूँ। अपना नया नफीस सूट निकाल कर पहनता हूँ और आईने में खुद को देखकर सीना तान लेता हूँ। मैं कुछ इतना बदसूरत आदमी नहीं। होटल कार्लेटन पहुंचकर रिसेप्शन क्लर्क से मिस मिरांडा वैन जेल्डन के बारे में दरियाफ्त करता हूँ। जवाब मिलता है, मिस मिरांडा होटल में मौजूद नहीं। ये सुनकर पैरों तले की जुबान निकल जाती है। मैं पूछता हूँ क्या उनकी कोई खादमा या सेक्रेटरी हाजिर है। उसका जवाब बस बात में मिलता है। मैं लिफ्ट के जरिए होटल की 5वीं मंजिल में पहुंचता हूँ। 3 कमरों के एक अलग थलग हिस्से में मिरांडा का क़याम है। मैं घंटी बजाता हूँ। थोड़ी देर बाद एक नौजवान और हसीन खादमा दरवाज़ा खोलती है। मैं उसे अपना नाम बताकर कहता हूँ कि मिस मिरांडा कहाँ है। खादमा कहती है, मिस मिरांडा मौजूद नहीं, वो बताकर नहीं गई। मैं महसूस करता हूँ कि खादमा सच कह रही है, क्योंकि वो खुद भी अपनी मालका के यूं बताए बगैर चले जाने से कुछ परेशान सी है। होटल से बाहर आकर स्टैंडर्ड चैम्बर्स की तरफ चलता हूँ। उस वक्त मेरा जहन कदरे माउफ है। सोच रहा हूँ मिरांडा का आखिर कहाँ जा सकती है और क्या ये मुमकिन है कि उसकी नकलो हरकत का इल्म साइजेला को ना हो। अगर वाकई उसे पता नहीं तो ये बहुत बुरी बात है। स्टैंडर्ड चैम्बर्स वो जगह है जहाँ मिरांडा का बुलडॉग गैलेट रहता है। ये ट्रैफिकर स्क्वायर के पास छोटे रिहायशी ब्लॉकों पर मुश्तमिल एक 2 मंजिला इमारत है। मैं टहलता हुआ मेन गेट के करीब पहुंचता हूं तो मेरी नज़र
सामने फुटपाथ के किनारे एक मोटे ताजे आदमी पर पड़ती है, जो खंबे का सहारा लिए अखबार में चेहरा छुपाए यूं खड़ा है जैसे अखबार पढ़ने में मगन हो। उसके हुलिये से ही मैं समझ जाता हूँ कि कोई बदमाश है। मुमकिन है ये साइजलक के ग्रोह का ऐसा शख्स हो जिसे पहले मैंने नहीं देखा। इमारत के अंदर दाखिल होकर एक शख्स से गैलेट के बारे में पूछता हूँ। वो बताता है ऊपर की मंजिल के 12वें कमरे में मौजूद है। चंद लम्हों बाद उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। दरवाजा खुलता है और मैं अपने उधेड़ उम्र के एक फूले हुए आदमी को खड़ा पाता हूँ। उसने पतलून और बुनियान पहन रखी है और उसके हाथ में लंबा सा सिगार है। आप ही का नाम मिस्टर गैलेट है? मैं पूछता हूँ। बेशक, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वह मुझे अंदर आने का इशारा करता है। अंदर जाकर जब मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ तो वो मुझे भी एक सिगार देता है और लाइटर जलाता है। सिगार सुलगाने के बाद मैं अपनी जेब से एक शनाख्ती कार्ड निकालकर उसे दिखाते हुए कहता हूँ, मेरा नाम जॉन मिलीगन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स एलियंस ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनी का इंग्लिस्तान में नुमाइंदा हूँ। मिस मिरांडा वैन जेल्डन ने अपने जेवर और जवाहरात की इंश्योरेंस हमारी कंपनी के जरिए कराई है और कंपनी का ख्याल है कि उसने ये नुकसान का सौदा किया है क्योंकि उसे किसी जगह करार नहीं। वो जहाँ जाती है अपने तमाम जेवर साथ ले जाती है और हालात ऐसे हैं कि कोई भी शख्स उन्हें फरेब देकर या जबरन ये जरो जवाहर छीन सकता है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए कंपनी के हेड ऑफिस ने मुझे हिदायत की है कि मैं लंदन में मिस मिरांडा से मिलूं और उनसे कहूं कि अगर वो अपने जरो जवाहर की हिफाजत की कोई माकूल जमानत कंपनी को नहीं देंगी तो कंपनी इंश्योरेंस की दोबारा तजदीद नहीं करेगी। अब सुनिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कार्लेटन होटल गया जहां मिस मिरांडा ठहरी हुई हैं। वहां उनकी खादमा से मालूम हुआ कि वो मौजूद नहीं। कुछ पता नहीं कहाँ गई हैं और कब तक लौटेंगी। मुमकिन है कभी ना लौटें। ये चीज़ मेरे परेशानी का बाइस बन रही है। हेड ऑफिस ने मुझे ये भी हिदायत की थी कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे रब्ता कायम करूं। मिस मिरांडा के वालिद ने हमें आपके नाम पते से आगाह किया था। फरमाइए, मिस मिरांडा इस वक्त कहाँ होंगी? गैलेट सिगार का लंबा कश लेता है और राख उझाड़ने के बाद कहता है, मुझे अफसोस है कि आपको जहमत हुई। हकीकत यह है कि मैं खुद इस अमीर ज़ादी के हाथों परेशान हूँ। उसकी देखभाल के लिए अपना एक आदमी कार्लेटन होटल में छोड़ रखा था, लेकिन उसे भी इल्म नहीं कि वो कहाँ दफान हो गई। उस बुढ़े अरबपति को पता चल गया कि मैं उस लोंडिया की निगरानी में नाकाम रहा हूँ और खुदा न ख्वास्ता उसे किसी ने गायब कर दिया तो वो मेरा जन बच्चा कोलू में पिलवा देगा। ऐसा मालूम होता है कि मिरांडा किसी ऐसी जगह गई है जिसके बारे में उसने अपनी खादमा तक को बताना मुनासिब ना समझा। जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा कि एक बदमाश किस्म का आदमी आपके फ्लैट की निगरानी कर रहा है। मुझे तो ये और ही किस्सा नजर आता है। गैलेट का रंग फक हो जाता है। मैं उसका बाजू पकड़कर उस खिड़की की तरफ ले जाता हूँ जिसका रुख बाजार की जानिब है। वो आदमी अभी तक खंबे के साथ लगा खड़ा है और अखबार के पीछे उसका चेहरा छुपा हुआ है। गैलेट चंद मिनट तक उस आदमी को देखता है, फिर मुझसे कहता है, मिस्टर मिलीगन, आपका खदशा सही है। ये शख्स वाकई मेरी निगरानी कर रहा है। मैंने इसे पहले भी कई बार यहाँ खड़े देखा, लेकिन कोई तवज्जो ना दी। अब मुझे यकीन हो चला है कि मिस मिरांडा के गायब होने में किसी न किसी का हाथ जरूर है। मैं उसकी हालत देखकर मुस्कुराता हूँ। वो बेहद खौफजदा है। अब क्या इरादा है मिस्टर गैलेट? मैं पूछता हूँ। तुम अगर पुलिस को मिस मिरांडा के गायब होने की इत्तला दो तो ये तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा। मुमकिन है मिरांडा किसी के साथ सैरो तफरी के लिए दूर निकल गई हो। जब वो वापस आएगी और उसे पता चलेगा कि तुम उसकी निगरानी के काम पर लगे हो और उसकी बू सूंघते फिर रहे हो तो वो तुम्हें शूट ना कर देगी। नहीं, यूँ काम नहीं चलेगा। हाँ, एक तदबीर मेरे जहन में आई है। अगर मैं और तुम मिलकर इस पर अमल करें तो शायद हमें पता चल जाए कि मिस मिरांडा कहाँ गई हैं। खुदा के वास्ते जल्द वो तदबीर बयान करो। गैलेट गिड़गिड़ाता है। सुनो, मैं आवाज़ दबाकर कहता हूँ, अभी मैं यहाँ से निकलकर बाहर जाऊँगा। मेरे जाने के ठीक 20 मिनट बाद तुम हाथ में अपना सूटकेस उठाए बड़ी घबराहट में सड़क पर आओगे और खाली टैक्सी रोक कर उसमें बैठ जाओगे। ड्राइवर से कहना कि वो तुम्हें नंबर 4 प्रेवरी ग्रूव पर उतार दे। ये एक बड़ी बिल्डिंग है। टैक्सी से उतरते ही तुम सीधे अंदर चले जाना। एक राहदारी मिलेगी, दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं। जो ही तुम यहाँ से निकलकर टैक्सी में बैठोगे ये खंबे वाला आदमी तुम्हारे ताकुब में आएगा। उसकी परवाह मत करना। मैं और मेरा एक दोस्त प्रेवरी ग्रूव में ही होंगे और हम बाद में उस बदमाश को संभाल लेंगे। तुम जब देखो कि हमने इस बदमाश को घेर लिया है तो घूम कर यहीं वापस आ जाना और दोबारा उस वक्त तक अपने कमरे से निकलने की कोशिश ना करना जब तक मेरा या मेरे दोस्त का कोई पैगाम तुम्हें ना मिले। बस, अब मैं चलता हूँ। तुम अपना सूटकेस संभाल कर चलने के लिए तैयार रहो। मैं हमारे से बाहर निकल आता हूँ। कुछ फासले पर टेलीफोन बूथ नजर आता है। उसमें घुसकर मैकफी का नंबर डायल करता हूँ। वो किसी ताखीर के बगैर लाइन पर आ जाता है। मैं उसे मुख्तसर अल्फाज में सब कुछ समझाने के बाद फ़ोन बंद कर देता हूँ।
अब मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ से मिस्टर गैलेट को इमारत से निकलते हुए अच्छी तरह देख सकता हूँ। अखबार वाला आदमी भी अभी तक वहीं मौजूद है। ठीक 20 मिनट बाद गैलेट नहायत बदहवासी के आलम में सूटकेस उठाए बाहर आता है और एक खाली टैक्सी को आवाज़ देकर रोकता है। जो ही गैलेट की टैक्सी चलती है, अखबार वाला आदमी जल्दी से दूसरी टैक्सी रोककर उसमें सवार हो जाता है और टैक्सी गैलेट की टैक्सी के अकब में तेजी से रवाना होती है। मैं इतने में तीसरी टैक्सी रोकता हूँ और सवार होकर दूसरी के पीछे चलने की ड्राइवर को हिदायत करता हूँ। 15 मिनट तक लंदन की सड़कों पर दौड़ने के बाद मेरी टैक्सी नंबर 4 प्रेवरी ग्रूव के करीब पहुंचती है। मैं उसे एक फरलांग उधर ही रोक लेता हूँ। अखबार वाले की टैक्सी मुझसे कोई 1 मिनट पहले ही वहां रुकी है और वो उसमें से बाहर निकला है। मैं भी किराया देकर उसके पीछे पीछे चलता हूँ। गैलेट हाथ में सूटकेस उठाए इमारत के अंदर दाखिल हो रहा है। बदमाश उसके अकब में है और मैं बदमाश के पीछे हूँ। गैलेट मेरी हिदायत पर पूरा अमल करते हुए दाएं बाएं या मुड़कर देखने से परहेज करता है और नाक की सीध में जा रहा है। राहदारी सुनसान पड़ी है। यहाँ सब मुलाजमत पेशा लोग रहते हैं जो इस वक्त अपनी अपनी नौकरियों पर गए हुए हैं। मोड़ मुड़ते ही गैलेट नजरों से ओझल हो जाता है और अखबार वाला अभी मुड़ने की फिक्र में है कि मैक्फी बाएं जानिब से यकदम बरामद होकर उसका रास्ता रोक लेता है। बदमाश का हाथ अपने कोट की अंदरूनी जेब में दाखिल होता है, लेकिन मैं उसे पिस्तौल निकालने का मौका नहीं देता। पीछे से मेरा जबरदस्त हाथ उसकी गद्दी पर पड़ता है। वो चरखी की तरह घूम जाता है और इससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत कर सके, मैक्फी उसे दबोच लेता है। मैं पलक झपकते ही उसकी जेब से पिस्तौल निकालकर अपनी जेब में डाल लेता हूँ। मैक्फी उसकी नाक पर जोरदार घूंसा रसीद करता है। चश्मज़दन में उसे उठाकर हम लिफ्ट के अंदर ले जाते हैं। मैक्फी लिफ्ट का बटन दबाता है। लिफ्ट ऊपर उठ रही है और हम दोनों बराबर उस बदमाश की धुनाई कर रहे हैं। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकती है। इतनी ही मार में ये बदमाश ची बोल गया है। उसके नाक और मुंह से खून जारी है। दाईं आंख सूजी हुई है और पूरा चेहरा लंका का नक्शा बना हुआ है। मैक्फी उसे लाते और घूंसे मारता हुआ अपने कमरे में ले जाता है। ओके दोस्त, मैं कहता हूँ, अब बोलो तुम कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो। अभी हमने महज नमूना दिखाया है। अगर जुबान नहीं खोलोगे तो हम गिन गिन कर तुम्हारे तमाम दांत तोड़ देंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ मालूम नहीं, वो कहता है। मैक्फी ये सुनते ही उल्टा हाथ घुमाकर उसके जबड़े पर घूंसा रसीद करता है। खून की एक धार के साथ 2-3 दांत उस बदमाश के जबड़े से निकलकर फर्श पर जा गिरते हैं। घूंसे की वो जरब खाकर लुढ़कता हुआ मेरी जानिब आता है। मैं भी जापानी जोड़ों का एक हाथ उसकी पसलियों में रसीद करता हूँ। उस हाथ किताब न लाकर वो औंधे मुंह धड़ाम से नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। मैक्फी गुसल खाने में जाकर पानी की भरी हुई बाल्टी लाकर उसके ऊपर उंडेल देता है। चंद मिनट बाद वो शख्स आंखें खोल देता है। उसकी हालत अच्छी नहीं। बोलो बरखुरदार, अभी और धुनाई करें या जुबान खोलोगे? मैक्फी पूछता है। वो उस बात में गर्दन हिलाकर इशारा करता है कि जुबान खोलने के लिए तैयार है। उसकी नाक से मुसलसल खून बह रहा है। चुनाचे मैं उसे खून पहुंचने के लिए अपना रुमाल देता हूँ। वो उठकर बैठ जाता है। मैं गोयाज के लिए काम कर रहा हूँ, वो रुक रुक कर कहता है। ये सुनकर मैक्फी मेरा और मैं उसका मुंह तकता हूँ। मैक्फी सीटी बजाकर कहता है, बहुत उम्दा, तो कोया गोयाज भी आन कूदा। अच्छा ये बताओ मिरांडा कहाँ है? खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं, वो घिघिया कर जवाब देता है। उसमें मजीद पिटने की हिम्मत नहीं। मैक्फी घूंसा तान कर आगे बढ़ता है, मगर मैं उसे इशारे से रोक देता हूँ। अच्छा तो गोयाज इस चक्कर में है, मैं कहता हूँ। उसके साथ और कौन कौन इस धंधे में शरीक है? उसके साथ स्टेलियन है, वो बताता है। गोयाज का ख्याल था मिरांडा वैन जेल्डन जुए की बहुत शौकीन है, इसलिए क्यों ना जुए की बड़ी पार्टी तरतीब दी जाए। उसकी मुलाकात किसी जगह मिस मिरांडा से हुई थी और गोयाज ने उसे जुआ खेलने पर आमादा कर लिया था। ये पार्टी कहाँ हो रही है मुझे मालूम नहीं। वहाँ बीकर स्ट्रीट का एक फ्लैट गोयाज के ग्रोह ने किराए पर ले रखा है। मुझे हिदायत वहीं से मिलती हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उस शख्स गैलेट को नजर में रखूं। हम दोनों उस बदजात के हाथ पैर खूब कसकर रस्सियों से बांधते हैं और उसके हलक में कपड़ा ठूंस कर होंठों पर टेप चिपका देते हैं। मैक्फी बताता है कि उसके फ्लैट के पिछवाड़े एक कोठरी मौजूद है जो कोयला भरने के काम आती है। फिलहाल उसे इस कोठरी में फेंक दिया जाए, बाद में सोचेंगे कि उसकी हड्डियां बोटियां कहाँ दफन करें। इस काम से फारिग होकर हम एक सिगरेट सुलगाते हैं और मैक्फी मुझसे आइंदा प्रोग्राम के बारे में पूछता है। मैं कहता हूँ, मिस मिरांडा का सुराग लगाने जा रहा हूँ। अगर वो गोयाज के हत्थे चढ़ गई है तो मेरा काम मजीद दुश्वार हो गया है। उधर साइजेला जब यह खबर सुनेगा तो उसके सीने पर सांप लौट जाएगा। ऐसा लगता है जैसे गोयाज और साइजेला में कुछ खटपट हो गई है। मुमकिन है पहले उन दोनों ने इकट्ठे ही यह मंसूबा बनाया हो, लेकिन अब गोयाज अपने पार्टनर साइजेला को डबल क्रॉस करने के चक्कर में है और मिरांडा को अगवा करने में कामयाब हो गया है। बहरहाल अब मैं बीकर स्ट्रीट जाता हूँ।
अगर 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने तुम्हें फ़ोन ना किया तो तुम स्ट्रेंडर चैम्बर्स में जाकर गैलेट से मिलना और उसे बताना कि तुम मेरे नायब हो। मैंने उसे अपना नाम जॉन मिलीगन बताया है। मैं अल्नियोस ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनी का नुमाइंदा हूँ, समझ गए ना? और जब तक मेरी तरफ से कोई इतला ना आई तुम वही गैलेट के पास ठहरोगे। अब रहा गोयास की इस आदमी का मामला, फिलहाल उसे कोठरी में सड़ने दो। वापसी में इसके मुतल्लिक कोई फैसला करूंगा। बाहर आकर मैं खाली टैक्सी रोकता हूँ और ड्राइवर से कहता हूँ बीकर स्ट्रीट चले। टैक्सी बीकर स्ट्रीट की तरफ चल रही है और मैं गोयास के बारे में सोच रहा हूँ। किसी ज़माने में रियासत कंसास का सबसे बड़ा बदमाश था और पेशावर कातिल। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना ग्रोह बना लिया और बैंक लूटने के साथ साथ साइजेला का शरीके कार होकर दौलतमंद अफराद के कमसिन बेटों और बेटियों को अगवा करने और उन्हें वापस करने के एवज बड़ी बड़ी रकमें ईंटने का धंधा अपना लिया। कैंसास में चलने वाले बेशतर शराब खाने और जुए के अड्डे उसकी मलकियत थे। ये इतना कवि और बाअसर बदमाश था कि रियासत की पुलिस को उस पर हाथ डालने की जुर्रत न होती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने लाखों डॉलर की मालियत का एक अच्छा खासा बड़ा तफरीही बहरी जहाज खरीद लिया। उस जहाज का नाम उसने प्रिंसेस क्रेडिबल रखा। ये जहाज समंदरों में घूमता फिरता होटल, शराब खाना और जुए का बहुत बड़ा अड्डा था। एक एक रात में लाखों की हार जीत होती। ताहम की बात मशहूर होने लगी कि किसी जीतने वाले को गोयाज के जहाज से कभी जिंदा सलामत बाहर आते नहीं देखा गया। अब गोयाज साइजेला जैसे ऊंचे बदमाश को जुल देकर मिरांडा को अगवा करने में कामयाब हो गया। मुझे यकीन था कि उसका जहाज लंदन के आसपास समंदर में खुश्की से चंद मील दूर लंगर डाले खड़ा है और मिरांडा उस जहाज में पहुंच चुकी होगी। वहां से उस लड़की को निकालने का मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं कि शेर के मुंह से निवाला छीना जाए। आप जानते हैं कि लैमी कॉशन जैसे लोग हमेशा अपना सर हथेली पर रखे फिरा करते हैं। उनका धंधा यही है। बीकर स्ट्रीट पहुंचकर मैं टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करके उस मकान की तरफ बढ़ता हूं जिसका पता मुझे गोयास के उस आदमी ने बताया है, जिसका मार मार कर हमने हुलिया बिगाड़ दिया था। मैं सोचता हूं अगर मैं और मैकफी कई दिन तक प्रेवरी ग्रोव ना जा सके तो वो बजाते खुद कोठरी में पड़े पड़े गल सड़ जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, जनाब ऐसों का यही हशर हुआ करता है। ये एक पुराना 2 मंजिला मकान है जिसके नीचे किसी जमाने में घोड़े का अस्तबल हुआ करता था, मगर अब उसे गिराज बना दिया गया है। और यहाँ मैं एक नई कार खड़ी पाता हूँ। दरवाजा बंद है और कोई बरकी घंटी दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं दरवाजे पर 2-3 घूंसे मारता हूँ और 2 मिनट बाद एक जापानी नौकर दरवाजा खोलता है। मेरे लिए यही इशारा काफी है कि मैं सही पते पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि गोयाज हमेशा जापानी नौकर रखने का आदी है। क्या मिस्टर गोयाज अंदर हैं? मैं उससे पूछता हूँ। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप यहीं ठहरें। जापानी नौकर ये कहकर पलटता है। मैं आगे बढ़कर उसकी खोपड़ी के नीचे और गुद्दी के ऊपर घूंसा जमाता हूँ। जरब इतनी धमाका खेज है जैसे एटम बम फट पड़ा। जापानी मुंह से आवाज निकाले बगैर गश खाकर मेरे ऊपर आन पड़ता है। मैं उसे दीवार के सहारे खड़ा करके दरवाजा बंद करता हूँ और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता हूँ। जीने के आखिरी सिरे पर एक और दरवाजा है। मैं उसे खोलता हूँ। मेरे सामने एक लंबी गुलाम गर्दिश या बरामदा सा है जिसके दाएं बाएं 2-3 कमरे बने हुए हैं। मैं उन कमरों में झांकता हूँ, वहां कोई नहीं। सामने ही एक और बंद दरवाजा है। मैं दबे कदमों उस दरवाजे तक जाता हूँ। उसके पीछे से चंद आदमियों के हंसने बोलने की आवाजें आ रही हैं। मैं अपनी पतलून की पिछली पॉकेट में से रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे पर एक लात जमाता हूँ। दाएं से दोनों पट खुल जाते हैं। मैं अंदर दाखिल होता हूँ। 4 आदमी मेज के गिर्द बैठे ताश खेल रहे हैं। कमरे के परे कोने में आराम कुर्सी पर दराज ऑस्ट्रेलियन की दास्तार लाठी फर्श अखबार पढ़ रही है। जो ही ये लोग मेरी शक्ल देखते हैं खुद ब खुद उनके हाथ ऊपर उठ जाते हैं। लाठी फर्श अखबार एक तरफ फेंक कर मेरी तरफ देखती है। उसके सुर्ख लब मुस्कुरा रहे हैं। अगर किसी ने जरा भी जुम्बिश की तो जहन्नम उसका मुंतजिर है। मैं रिवॉल्वर को हिलाकर कहता हूँ, जो शख्स जिस जगह पर है वहीं बैठा रहे वरना खोपड़ी में गरम गरम सीसा उतर जाएगा। फिर मैं लाठी फर्श की तरफ देखकर आंख दबाता हूँ। क्या हाल है लाठी? बहुत दिन बाद तुम्हें देखा। ऑस्ट्रेलियन कैसा है? देखो, मेरा इरादा यहाँ मार धाड़ का हरगिज नहीं और ना ही तुम्हारे मशागल में मखल होने आया हूँ। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि गोयाज से कहाँ मुलाकात हो सकती है। ये सुनकर मेज पर मेरे सामने बैठे हुए 4 बदमाशों में से सबसे कवि हैकल बदमाश जोर से हंसता है। आहा, क्या ये नामवर हीरो लैमी कॉशन तो नहीं? भाई, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। जहां तक मिस्टर गोयाज का ताल्लुक है, हमें पता नहीं वो कहाँ होंगे, और अगर पता भी है तो समझो हम भूल चुके हैं। बकवास बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो, वरना ये रिवॉल्वर चल पड़ेगा। मैं चिल्लाकर कहता हूँ। बोलो, गोयाज कहाँ है? दफतन लाठी फर्श जुबान खोलती है। लैमी कॉशन डियर,
یہ رویہ غیر مناسب ہے، ان کھلونوں سے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ تمہیں گویاز کا پتہ چاہیے نا؟ بس اتنی سی بات کے لیے ریوالور تانے ہوئے ہو؟ لو، میں تمہیں اس کا پورا پتہ بتا دیتی ہوں، میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر لاٹھی فرش قریب رکھا ہوا اپنا پرس اٹھا کر کھولتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ کوئی کاغذ نکالے گی، لیکن پلک جھپکتے میں وہ ننھا سا آٹومیٹک پستول نکال کر دائیں سے فائر کرتی ہے۔ گولی میرے دائیں ہاتھ پر لگتی ہوئی دیوار سے ٹکراتی ہے۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ میں سنبھلوں وہ چاروں وحشی درندے مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر میرا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایسا لگا میں نیو یارک میں ہوں جسے روسی راکٹوں کی بارش نے تباہ کر دیا ہے۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ فریاد کر رہا ہے اور نہ معلوم کون کون سی ہڈیاں پسلیاں ایک جگہ سے کھسک کر کہیں اور جا نکلی ہیں۔ میری خوب دھنائی کرنے کے بعد وہ میرے ہاتھ پیر ریشم کی مضبوط ڈوری سے یوں کس کر باندھتے ہیں کہ میں ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ صرف منہ کھلا رہنے دیتے ہیں۔ انہوں نے میری مکمل تلاشی لی ہے اور جیب میں سے $1000 کے وہ نوٹ نکال لیے ہیں جو میری اپنی ملکیت ہیں۔ میں نے ابھی اس گڈی کو نہیں چھیڑا ہے جو سائجیلا نے مجھے دی ہے۔ سناؤ بیٹے، اب کیا حال ہے؟ بدماشوں کا لیڈر ہنس کر کہتا ہے۔ دیکھو یارو، یہ ہے وہ لیمی کوشن جس کی بہادری اور دلیری کی داستانیں ہم نے امریکہ میں سنی ہیں۔ اس کے نام سے بڑے بڑے گنڈے کانپتے ہیں۔ اب وہی لیمی کوشن خرگوش سے بھی بدتر ہے۔ لاٹھی فرش اور بقیہ 3 بدماش کہہ لگاتی ہیں۔ عورت کہتی ہے، ڈیئر لیمی کوشن، کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ بعض عورتیں اپنے پرس میں آٹومیٹک پستول بھی رکھا کرتی ہیں؟ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹتی ہے اور پوری قوت سے اپنی دائیں لات میرے منہ پر جماتی ہے۔ میں جواب میں کچھ کہنے کے قابل نہیں۔ میرا چہرہ خون سے تربتر ہے اور ہاتھ میں اس زخم سے جیسے شعلے اٹھ رہے ہیں جہاں لاٹھی فرش کے پستول کی گولی لگی ہے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگتا ہے، سر چکراتا ہے اور پھر میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ خدا جانے کب ہوش میں آتا ہوں۔ درد کی لہریں بھی تمام جسم میں اٹھ رہی ہیں اور کلائی کا زخم برابر تکلیف دے رہا ہے۔ میرے خیال میں کئی گھنٹے مسلسل بے ہوش پڑا رہا ہوں۔ چپکے سے ایک آنکھ نیم با کر کے ماحول کا جائزہ لیتا ہوں۔ وہ چاروں بدماش ابھی تک میز پر پڑے جوا کھیل رہے ہیں اور دوسرے کمرے سے لاٹھی فرش کے ہلکے سروں میں کوئی گیت گنگنانے کی آواز آ رہی ہے۔ یکایک پڑوس کے کسی مکان کا گھڑیال رات کے 11 بجنے کا اعلان کرتا ہے۔ لاٹھی فرش کمرے میں داخل ہو کر جواریوں سے کہتی ہے، تم لوگ اب دفان ہو جاؤ، کیا تمہیں وہاں جانا نہیں؟ چاروں جواری یکدم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک میرے بارے میں غلیظ گالی دے کر لاٹھی سے پوچھتا ہے، اس موذی کو یہیں پڑا رہنے دیں یا ساتھ لے جائیں؟ کہو تو اسے ختم کر کے کہیں راستے میں پھینک دیں۔ لاٹھی فرش ہنس کر کہتی ہے، تم لوگ فی الحال اپنا کام دیکھو، اس کتے کو یہیں سڑنے دو، گویاز اس کے بارے میں خود کوئی فیصلہ کرے گا۔ چلنے وہ بعد وہ چاروں چلے جاتے ہیں۔ میں آنکھیں موندے پڑا ہوں۔ لاٹھی فرش دبے پاؤں نزدیک آ کر غالباً میرا جائزہ لے رہی ہے۔ میں درد سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولتا ہوں۔ وہ پھر ایک ٹھوکر میری کھوپڑی پر رسید کر کے کہتی ہے، تمہارا وقت قریب ہے لیمی کوشن، کوئی وصیت وغیرہ کرنی ہے تمہیں؟ میں کچھ جواب نہیں دیتا۔ میری نگاہ اپنے فلیٹ ہیٹ پر پڑتی ہے جو دھینگا مشتی کے دوران میں میرے سر سے کھسک کر نیچے گر گیا تھا اور کسی نے اسے ٹھوکر مار کر میز کے نیچے کر دیا ہے۔ اس ہیٹ کے اندرونی استر میں ہمیشہ وقت بے وقت کے لیے ایک چھوٹا سا خودکار پستول چھپائے رکھتا ہوں۔ وہ پستول اب بھی ہیٹ کے اندر موجود ہے، لیکن ہیٹ میرے ہاتھ کی پہنچ سے کوئی 5 فٹ دور پڑا ہے اور میرے دونوں ہاتھ پاؤں بری طرح بندھے ہوئے ہیں۔ لاٹھی فرش اس وقت لیمی کوشن کو گرفتار کر کے بہت خوش ہے۔ اس کا خیال ہے گویاز اس کارنامے پر اسے گولڈ میڈل ضرور دے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ گولی میری کلائی میں پیوست نہیں ہوئی، لیکن خاصا گہرا زخم آیا ہے اور اس میں سے ابھی تک خون رس رہا ہے۔ میں اپنے چہرے پر شدید اذیت کے آثار پیدا کر کے لاٹھی سے کہتا ہوں، وصیت یہ ہے جان من کہ تم میری کلائی کے اس زخم کی مرہم پٹی فوراً کر دو، ورنہ یہ سمجھ لو کہ سائجیلا میرے مرنے کے بعد تمہیں پیٹرول میں ڈبو کر اپنے ہاتھ سے دیا سلائی دکھائے گا۔ جواب میں اس کی ایک اور ٹھوکر میری گردن پر پڑتی ہے اور ماں بہن کی گالیوں کا ایک سیلاب ابل پڑتا ہے۔ اتنے میں جاپانی نوکر اندر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کمرے کی صفائی والا برش ہے۔ لاٹھی اس سے کہتی ہے کہ برش ایک طرف رکھ دو اور دوسرے کمرے سے پیراکسائڈ روئی اور پٹیاں لے آؤ۔ نوکر تعمیل کرتا ہے۔ لاٹھی اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر وہی پستول دوبارہ نکال کر مجھ پر تان لیتی ہے، پھر جاپانی کو حکم دیتی ہے، ہرکا، اس شخص کے ہاتھ کھول دو اور اس کے زخم پر دوا لگا کر پٹی باندھو۔ اس کے ناپاک خون سے سارے قالین کا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ پھر وہ دانت پیس کر مجھ سے کہتی ہے، اوکے مسٹر لیمی کوشن، میں تمہاری آخری وصیت پوری کیے دیتی ہوں۔ اگر تم نے کوئی چالاکی یا پھرتی دکھانے کی کوشش کی تو پستول کی تمام گولیاں تم پر خالی کر دوں گی، اور تم دیکھ چکے ہو
میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ چپ چاپ پڑا رہوں گا، میرا مقصد صرف اپنے زخم کی ڈریسنگ کرانا ہے۔ ہرکا میرے پاس آ کر چاقو سے بندھی ہوئی ریشمی ڈوری کاٹتا ہے اور پھر وہ زخم دھو کر پٹی باندھ دیتا ہے۔ میں اس تمام عمل کے دوران مردے کی طرح بے حس و حرکت پڑا رہتا ہوں۔ جاپانی جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو میں دائیں آنکھ کے گوشے سے جائزہ لیتا ہوں۔ لاٹھی فرش مجھ سے 4 فٹ دور ہاتھ میں پستول لیے کھڑی ہے اور ہرکا میرے بالکل قریب کھڑا دانت نکال رہا ہے۔ میں حلق سے کراہنے اور چیخنے کی ملی جلی آوازیں نکالتا ہوں، کروٹ بدلتا ہوں۔ میرے دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہیں، پھر میں بیک وقت اپنے بندھے ہوئے پاؤں اٹھا کر پوری قوت سے ہرکا کے پیٹ میں مارتا ہوں۔ ایک ہولناک چیخ کے ساتھ وہ پیچھے لڑک کر لاٹھی فرش پر جا گرتا ہے۔ لاٹھی اس کے ساتھی دھڑام سے گرتی ہے اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، مگر وہ جھپٹ کر پستول اٹھا لیتی ہے اور اندھا دھند فائر کرتی ہے۔ میں بل کھا کر میز کے نیچے پناہ لیتا ہوں۔ اس اثنا میں لاٹھی 3 فائر اور کرتی ہے، لیکن میں خوش نصیب ہوں کہ کوئی گولی مجھے نہیں لگتی۔ میں بائیں ہاتھ دراز کر کے اس کا ٹخنا پکڑ کر جھٹکا دیتا ہوں، وہ پھر اوندھے منہ گرتی ہے۔ میں اسے میز کے نیچے گھسیٹ لیتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، چند لمحوں بعد وہ خود میرے پاؤں کھول دیتی ہے۔ جاپانی نوکر مر چکا ہے اور فرش پر بچھا ہوا قالین اس کے لہو سے رنگین ہے۔ میں اس عورت کی پہلے تو خوب ٹھکائی کرتا ہوں، پھر ہاتھ پیر باندھ کر ایک طرف ڈال دیتا ہوں۔ وہ مجھے بتا دیتی ہے کہ گویاز کہاں ہے۔ میں مکان سے باہر آ کر گراج میں کھڑی ہوئی نئی گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں۔ یہ گاڑی گویاز کی ہے اور اس کی چابیاں لاٹھی کے پرس سے برآمد ہوئی ہیں۔ پھر میں اوپر جا کر لاٹھی کے ہاتھ پاؤں کھول دیتا ہوں۔ پستول میرے ہاتھ میں ہے اور میں اسے نیچے لا کر گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر دھکیل کر خود اس کے برابر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ جانتی ہے میری حکم عدولی کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں گاڑی چلاؤ، 15 منٹ بعد ہم نائٹس برج پہنچ جاتے ہیں۔ میں لاٹھی کو گاڑی سے باہر لاتا ہوں اور اس فلیٹ کی گھنٹی بجاتا ہوں جہاں پہلے پہل کونی مجھے لے گئی تھی۔ چند لمحوں بعد کونی نمودار ہوئی۔ میں لاٹھی کو اس کے حوالے کرتا ہوں اور مختصر طور پر بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ میرانڈا اس وقت گویاز کے قبضے میں ہے اور گویاز کا بحری جہاز اس وقت لندن سے 60 میل دور ٹاپو مرسی کے نواح میں لنگر انداز ہے۔ کونی کے لیے یہ خبر حیران کن ہے۔ وہ لاٹھی فرش پر بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹتی ہے۔ وہ دونوں بلیوں کی مانند لڑ رہی ہیں، لیکن کونی زیادہ طاقتور ہے۔ چند منٹ کے اندر اندر لہولہان ہو کر ہاتھ پھر چھوڑ دیتی ہے۔ میں کونی کو ہدایت کرتا ہوں کہ اس کی نگرانی کرو، اگر یہ نکل بھاگی تو سارا کام چوپٹ ہو جائے گا۔ میں گویاز سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اس قصے کی خبر سائجیلے کو دی جائے۔ میں کہتا ہوں کام تم کرو، وقت بہت کم ہے، ابھی مجھے کئی کام کرنے ہیں۔ میں جرمن اسٹریٹ میں اپنے فلیٹ تک آتا ہوں جہاں سے گیلٹ کو فون کرتا ہوں۔ گیلٹ فون پر آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے مسٹر جان ملیگن آپ کے نائب یہاں موجود ہیں۔ میں اس سے کہتا ہوں میکفی کو فون دو۔ 1 منٹ میکفی کی آواز میرے کان میں آتی ہے، ہیلو کوشن، ابھی تک تم زندہ ہو؟ میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کوشن کا بھوت ہوں اور وہ یہ کہہ کر فوراً تیار ہو جاتا ہے، اور یہ کہ وہ فوراً تیار ہو کر گیلٹ کو ساتھ لے کر ٹاپو مرسی پہنچ کر ساحل پر میرا انتظار کرے، میں وہیں ملوں گا۔ اسے یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں وہ خود کوئی قدم نہ اٹھائے۔ اس کے بعد میں میکفی کو بتاتا ہوں کہ مرانڈا وین زیلڈن کو گویاز نے بحری جہاز پر پہنچا دیا ہے اور اب ہمیں اس عورت کو وہاں سے لے کر لندن جانا ہے۔ فکر نہ کرو پیارے، ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، وہ یہ کہہ کر فون بند کر دیتا ہے۔ میں اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتا ہوں، رات کے 12:30 بج رہے ہیں۔ اپنے دونوں ریوالوروں میں گولیاں بھرتا ہوں، پھر کونی کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں کہ میں اپنی مہم پر روانہ ہو رہا ہوں۔ وہ مجھے بتاتی ہے کہ اس نے سائجیلے کو خبر سنا دی ہے، وہ بے حد غیظ و غضب میں ہے اور اب گویاز اور اس کے گروہ کی موت آ چکی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں خدا حافظ کہہ کر اپنے فلیٹ سے نیچے اترتا ہوں۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے سمندر تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی اور گویاز کے جہاز پر کیا حالات پیش آئیں گے، کون جانے۔